हेलो दोस्तों, तो मैं आपके सामने लाया हूँ एक और नई वीडियो जो कल क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज हम देखेंगे कि 80 नंबर के पेपर में क्या क्या आने वाला है, कौन कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अभी भी किन चीज़ पे फोकस करना है। क्योंकि देखिए आज क्लास 10th का हिंदी का पेपर आ चुका है और उसको मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया है और उस पेपर को देखकर कुछ बातें हैं जैसे उम्मीद की जा रही कल के पेपर में आपको हिंदी में ये देखने को मिल सकती है और क्या क्या चीज़ें बदलाव हो सकता है पेपर में। तो आइए सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करने के पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों देखिए व्यूज़ तो बहुत सारे आ जाते हैं पर लाइक बहुत कम लोग करते हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आपके लिए तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इसके अंदर हिंदी में सबसे पहले आपको आरोह भाग 2 के अंदर काव्य खंड में से पद्य साहित्य का इतिहास दोस्तों आ रहा है। ठीक है, ये 17 नंबर का आएगा। इसमें 6 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं दोस्तों, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन, 3 नंबर का एक और 4 नंबर का एक क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, और काव्य परिचय इसमें से जो है वो 3 नंबर का आने वाला है और पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करने को आएगी आपको कि संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बिना समय गवाए आपको थोड़ा सा हम देखते हैं आगे जल्दी। कुछ इंपॉर्टेंट कवि परिचय और लेखक परिचय में पहले आपको बता दूं ताकि आप एग्जाम में जाने के पहले इनको ज़रूर देख के जाएं। देखो कवि परिचय में इंपॉर्टेंट है दोस्तों तुलसीदास जी, हरिवंश राय बच्चन, रघुवीर सहाय और कुंवर नारायण। जी हाँ, ये कवि परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास जी का तो आज क्लास 10th में आ चुका है दोस्तों, हो सकता है कि पेपर में 12th में कल ना भी देखने को मिले लेकिन फिर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके अलावा हरिवंश राय बच्चन, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण, इन तीनों को आपको बहुत पक्के से करना है। अब याद क्या करना है दोस्तों, सिर्फ इनकी 2 रचनाएं याद करना है आपको और इनका साहित्यिक परिचय याद करना है दोस्तों। साहित्यिक परिचय या फिर साहित्यिक विशेषताएं, जो भी आपको काव्यगत विशेषताएं मिल जाएंगी आप वो कर सकते हैं दोस्तों आसानी से कि इनके काव्य में विशेषता क्या थी, जो रचनाएं लिखी कौन सी भाषा में लिखी इन्होंने, या इनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी है वो आपको 2 नंबर में अलग से 2 रचनाएं लिखने को अलग से आता है आपको 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। तो रचनाएं आपको 2 लिखना पड़ेगी कम से कम और इनकी काव्यगत विशेषताएं लिखना पड़ेगी दोस्तों कि इनके काव्य में क्या विशेषता थी या साहित्यिक परिचय क्या है इनका। इनके अपने को डिटेल में नहीं जाना है दोस्तों, सिर्फ 3 नंबर का प्रश्न आएगा तो इनको डिटेल को थोड़ा शॉर्ट आप अपने शब्दों में लिख लीजिए और उसको 1-2 बार लिख के देख लीजिए ताकि कल पेपर में आप उसको अच्छे से लिख पाएँ। रचनाएं ज़रूर याद करिएगा दोस्तों, रचनाएं आपको ज़रूर पूछना है पेपर में। साथ में ये देखिएगा कि इनका जन्म कब हुआ और ये किस स्थान पे पैदा हुए ताकि आपको जो ऑब्जेक्टिव आते हैं पेपर में वो आप पूरे सही कर पाएँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव इन्हीं में से पूछते दोस्तों। आइए आगे देखते हैं हम। अगर हमें बात करें, ये था दोस्तों कवि परिचय। अब इसके अलावा अगर आपको लेखक परिचय आता है दोस्तों, लेखक परिचय गद्य खंड में से आता है जो हमारा भाग 2 है। तो गद्य खंड में से लेखक परिचय कौन कौन सा इंपॉर्टेंट देखिए दोस्तों, महादेवी वर्मा जो है ये इन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक युग की मीरा, ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है तो महादेवी वर्मा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पेपर में बिल्कुल पूछ सकते हैं, इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनकी 2 रचनाएं और इनका जो भी है काव्यगत विशेषताएं जो भी इन्होंने लिखा है उनकी क्या विशेषता थी, उनके लेखन की विशेषता, इनको भाषा शैली के नाम से भी हम बोल सकते हैं दोस्तों। आगे है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और रेणु, मतलब इनका पूरा नाम है फणीश्वर नाथ रेणु दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में। इन चारों को आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 रचनाएं इनकी याद रखना है दोस्तों कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी है और थोड़ा बहुत इनकी भाषा के बारे में कि इन्होंने कौन सी भाषा में लिखा, खड़ी बोली में लिखा, इनकी भाषा सरल थी, सहज थी, लोगों को समझ में आती थी। आपको नॉर्मल लिखना है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लिखना है दोस्तों, टाइम भी उतना नहीं है। जब काव्यगत लिखते दोस्तों, यहाँ पर काव्यगत विशेषताएं लिखते, ध्यान रखिएगा तुलसीदास जी के बारे में तो इनकी प्रमुख भाषा अवधी थी, कहीं कहीं इन्होंने ब्रज का उपयोग किया। अपने आराध्य श्री राम के बारे में रचनाएं की इन्होंने दोस्तों, रामचरितमानस इनका महाकाव्य है। ठीक है, ये बात सब जानते हैं आप, वही लिखना है आपको इनमें। ठीक है, आपने कौन सा रस का उपयोग करा है दोस्तों, तो आपने श्रृंगार रस का उपयोग करा, रुरास अलंकार का उपयोग करा, आपने रूपक अलंकार का उपयोग करा दोस्तों। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पेपर में आपको बिल्कुल आ सकता है, तो इन्हीं की विशेषता लिखना ये तरीका होता है दोस्तों कैसे लिखना है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं कि आपको अगर देखिए, अब मैं आपको पेपर डिस्कस करूंगा बाद में, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल याद रखना है, वो पहले आपको कवर करा देता हूँ। देखो यहाँ पर आपको पूछते हैं पेपर में कि गद्य साहित्य में जो गद्य की विधाएं होती है, गद्य की विधाएं, तो गद्य की विधाओं में कुछ होती है प्रमुख, कुछ होती है गौण विधाएं। तो प्रमुख विधाओं में दोस्तों हमारे पास
ये स्टार्टिंग की विधाएं हमारी प्रमुख विधाएं हैं, मुख्य विधाएं, और इसके बाद हमारी गौण विधाएं। कई बार पेपर इतना इजी बनता है कि आपसे सिर्फ 2 नंबर में पूछ लेंगे कि गद्य की किन्हीं 4 विधाओं के नाम लिखो या गद्य की किन्हीं 4 गौण विधाओं के नाम लिखो, और आपको पता नहीं होता। दोस्तों ध्यान रखिएगा, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम निबंध, कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास। दोस्तों ये आपको 2 नंबर में भी आ सकता है और 3 नंबर में भी इनका अंतर आ सकता है, तो ध्यान रखिए। हम धीरे समझते हैं। पहला पढ़ते हैं निबंध। दोस्तों ध्यान रखिएगा, निबंध की परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की याद रखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। निबंध की परिभाषा उन्होंने क्या दी है कि यदि गद्य लेखकों की कसौटी है तो निबंध जो है वो गद्य की कसौटी है। वापस सुनिए, यदि गद्य, गद्य मतलब जो गद्य खंड है हमारा, तो यदि गद्य लेखकों और कवियों की कसौटी है, कसौटी, उसी प्रकार जो निबंध है वो गद्य की कसौटी है। ठीक है, याद रहेगा। आप इसको पीछे करके वापस सुन सकते हैं, इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा, जिनको हिंदी लिखने में प्रॉब्लम है वो गूगल सर्च कर सकते हैं, या फिर अपनी परीक्षा बोर्ड में भी दिया हुआ है परिभाषा, प्रश्न बैंक में भी दी, और जो भी आप यूज़ करते परीक्षा अध्ययन जो भी यूज़ करते मिल जाएगी आपको। दूसरी बात कि मैं आपसे पूछूँ कि हिंदी निबंध साहित्य युग को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको पता होना चाहिए भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। दोस्तों भारतेंदु युग में क्या इंपॉर्टेंट है कि भारतेंदु युग की शुरुआत किसने करी थी, उनका किस नाम पे श्रेय दिया गया है भारतेंदु युग का, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पे इस युग का नाम जो है वो भारतेंदु युग रखा गया। ठीक है, सेकेंड युग था द्विवेदी युग, तो ये महावीर प्रसाद जी द्विवेदी के नाम से, महावीर प्रसाद जी द्विवेदी, जो सरस्वती पत्रिका का संपादन भी करा है। ये भी पेपर में पूछते हैं, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने करा है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने करा है, और इन्हीं के नाम पे युग का नाम द्विवेदी युग रखा गया था। तीसरा है दोस्तों शुक्ल युग, जिसका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ऊपर लिखा गया था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इनकी रचनाएं भी जरूर पढ़ के रखना। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई रचना है, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये भी आपको पेपर में आ चुका है बहुत बार पहले, और अभी भी आ सकता है दोस्तों। इसके अलावा चौथा शुक्लोत्तर युग, अर्थात शुक्ल युग के जो बाद शुरू हुआ वो। ठीक है, निबंध 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों, वर्णनात्मक, भावात्मक, विधात्मक, और आप इसको सर्च कर लीजिएगा दोस्तों। निबंध के 4 प्रकार होते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि निबंध के 4 प्रकार होते हैं। पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में कि निबंध के कितने प्रकार होते हैं, आपको लिखना है 4 प्रकार। ठीक है, वर्णनात्मक और भावात्मक मेन है, विचारणात्मक भी होते हैं, विवरणात्मक भी होते हैं। दोस्तों 4 होते हैं निबंध के प्रकार, ये आपको आसानी से आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, टाइम ज़्यादा खराब ना करते, क्योंकि कल ही पेपर है हमारा। दोस्तों आगे है दोस्तों हमारे सामने कहानी। अब कहानी क्या होती है दोस्तों, आप सबको पता है कि इसे एक प्रकार का ये पाठ्यमुक्त, इसको अपन पढ़ते हैं बेटा कहानी को। ठीक है, कहानी पढ़ते हैं, कहानी सुनते हैं, कहानी को देखते नहीं है, तो एक प्रकार का पढ़ना और सुनना दृश्य श्रव्य काव्य के अंदर आता है। आपको पता होगा, मैंने इसके पहले काव्य की वीडियो बनाई थी दोस्तों, इसके पहले रस की वीडियो बना चुका हूँ, अलंकार की वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, थोड़ा समय निकाल के वीडियो जरूर देखिएगा। हो सकता है उसी वीडियो में से आपके पेपर में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बने, और जिन बच्चों ने वीडियो देखी भी है वो उसे नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में वो जरूर बहुत काम आएगा। 10th वाले बच्चों के लिए बहुत काम आया है वीडियो, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए थे दोस्तों, तो रिस्पॉन्स बच्चों का काफ़ी अच्छा रहा था। आइए, आपको भी कल 12th में बहुत मेहनत करना है दोस्तों। देखिए कहानी क्या होती है, तो इसको मैं साथ में पढ़ता हूँ। कहानी के साथ में हम लेते हैं उपन्यास को। दोस्तों कहानी और उपन्यास को हम एक साथ समझते हैं। ध्यान रखिएगा, डिफरेंस आता है कहानी और उपन्यास में अंतर। तो कहानी का आकार छोटा होता है दोस्तों, उपन्यास का आकार बड़ा होता है। कहानी जो होती है उसमें पात्रों की संख्या, मतलब कैरेक्टर कम होते हैं, उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, कहानी में जो होता है दोस्तों उसको एक बार में हम बैठ के पढ़ सकते हैं, उपन्यास को एक बैठक में नहीं पढ़ा जा सकता दोस्तों। ठीक है, एक कहानी का नाम याद रखना है, एक उपन्यास का नाम आप खुद याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न आपका आता है नाटक और एकांकी में अंतर। दोस्तों ध्यान रखना, नाटक जो होता है ना, नाटक जो है एक प्रकार का कौन सा काव्य, एकांकी और नाटक दृश्य काव्य है। ये भी काव्य वाले वीडियो में पढ़ा है, जिसने नहीं देखा होगा उसे पता होगा, जिसे देखा होगा उसने कहीं ना कहीं इस चीज़ को नोट करा होगा, तो याद होगा दोस्तों। ठीक है, तो हम जल्दी देखते हैं नाटक और एकांकी में अंतर क्या होता है। नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है। ठीक है, पहला पॉइंट याद रहेगा। दूसरा, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है। तीसरा, नाटक जो होते हैं उसमें संवाद अधिक होते हैं, एकांकी में संवाद कम होते हैं दोस्तों। 3 पॉइंट याद रहेंगे आपको। फिर उसके बाद एक नाटक का नाम याद रखना है और एक एकांकी का नाम आपको याद रखना है दोस्तों। अगला है, ये हमने जो मुख्य 5 है, निबंध, कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास, ये गद्य की प्रमुख विधाएं दोस्तों। अब गद्य की गौण विधा के बारे में पढ़ते हैं। संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, डायरी।
दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना है संस्मरण रेखा चित्र क्या होता है दोस्तों। संस्मरण मतलब कि हमारे याददाश्त में हम कहीं गए या हमारे दिमाग में कोई पुरानी घटना है उसको हमने स्मरण करके लिख दिया, तो ये संस्मरण होता है दोस्तों। कोई हम पे कोई बीती हो या कोई हमने देखा हो, कुछ सुना हो और हमारे मेमोरी में वो चिपक गया, जम गया और उसको स्मरण करके हमने लिख दिया, तो वो संस्मरण होता है दोस्तों। वो रेखा चित्र क्या होता है, इसे चित्रों की सहायता से दर्शाया जाता है दोस्तों, उसको रेखा चित्र कहते हैं दोस्तों, है ना। चित्रों की सहायता से जो गद्य दर्शाया जाता है उसे रेखा चित्र कहते हैं दोस्तों। आपको एग्जाम के लिए रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर भी पढ़ के रखना है दोस्तों। अगला जो है यात्रा वृत्तांत, बहुत सिंपल है। आप कहीं यात्रा करने गए और आपने उस यात्रा के बारे में बताया, मान लो कोई वैष्णो देवी की यात्रा करने गया, कोई हिरोशिमा की यात्रा करने गया, आपको पता होगा यात्रा वृत्तांत आपके उसमें भी होगा, तो आपने वहाँ के बारे में लिख दिया कि यहाँ पर ऐसा 10th क्लास में था हिरोशिमा वाला, तो यहाँ पर ये हुआ, वहाँ पर वो हुआ, ठीक है। अगला है जीवनी और आत्मकथा दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। जीवनी और आत्मकथा में अंतर आपको पेपर में पूछ सकते हैं। जीवनी जो होती है वो दूसरों के द्वारा लिखी जाती है, आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है ना। जीवनी में लेखक दूसरे के गुण दोष बताता है, आत्मकथा में लेखक स्वयं के गुण दोष बताता है। एक जीवनी का उदाहरण लिखना है आपको, एक आत्मकथा का उदाहरण लिखना है दोस्तों। ये 3 पॉइंट होगा दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो है वो अभिव्यक्ति और माध्यम में से लिए गए क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ जो इंपॉर्टेंट है पेपर में आपको आ सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लिए है अपन ने। फ्लैश क्या है, ठीक है। इसके अलावा फीचर किसे कहते हैं, उल्टा पिरामिड शैली या मुखड़ा किसे कहते हैं, और खोज परक पत्रकारिता किसे कहते हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन अगर आपने नहीं पढ़े हो तो क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आपके पास अगर परीक्षा बोर्ड है, परीक्षा अध्ययन है या जो भी है उसमें पेपर में आपको ये आ सकते हैं दोस्तों। समय के अभाव की वजह से मैं डिटेल में आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, कुछ कारण है दोस्तों, इसलिए ध्यान रखिएगा। फ्लैश क्या होता है, फीचर किसे कहते हैं, उल्टा पिरामिड शैली क्या है और खोज परक पत्रकारिता क्या होती है दोस्तों। इनके अंतर जरूर पढ़िएगा। 2 नंबर में आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन आएगा, पर इसमें से सिर्फ 2 नंबर का 5 तो ऑब्जेक्टिव आएंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो ज़्यादा डिटेल में मत पढ़ना, सिर्फ इनको ऊपरी आप थोड़ा पढ़ के रखें ताकि 2-3 लाइन आप पेपर में लिख पाएँ। अब आगे देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है मैंने, ये आप देख रहे होंगे ये क्या है, तो देखो ये है मध्य प्रदेश में बोले जाने वाली बोलियाँ, मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली। आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां बताइए कौन कौन सी होती है दोस्तों। तो देखिए मालवी, भीली, निमाड़ी और बुंदेली, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ ध्यान रखना है, वो देखिए यहाँ पर काव्य बोध जो हमारे एग्जाम में 9 नंबर का आ रहा है, 5 ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन। इसमें रस मैंने आपको वीडियो बना के दी है, वो आप देख लीजिएगा। अलंकार, अलंकार में जो मुख्य अलंकार है वो है मानवीकरण, जहाँ पे प्रकृति की तुलना वो मानव से करते हैं। ये छायावाद का प्रमुख अलंकार है दोस्तों, याद रखिएगा इसका। पुनरुक्ति अलंकार, जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति अधिक बार होती है और सेम अर्थ में होती है, और उसका उद्देश्य क्या होता है कि उस बात पे, उस भाव पे और प्रभाव डालना, तो उसको बोलते हैं पुनरुक्ति अलंकार, ताकि उसकी सुंदरता बढ़ जाए, ठीक है। संदेह अलंकार क्या होता है दोस्तों, ऐसा अलंकार जहाँ पे एक वस्तु की दूसरे वस्तु से गुण, आकार, इनकी वजह से समानता होती है दोस्तों। उस समानता के आधार पे अंत तक संदेह बना रहता है कि वो चीज़ है या नहीं है, तो संदेह अलंकार होता है। और भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है दोस्तों, कि 2 वस्तुओं में समानता की वजह से दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है हमको कि ये वस्तु वही है, तो उसको बोलेंगे भ्रांतिमान अलंकार। इसके ऊपर अलंकार की वीडियो है दोस्तों, ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने इन सब के उदाहरण दिए हैं जो 2 नंबर के लिए बहुत बहुत ज़रूरी दोस्तों। विरोधाभास अलंकार, ये क्या होता है दोस्तों, जब हमें किसी काव्य को पढ़कर ऐसा लगता है कि वहाँ पे उसका विरोध किया गया है, लेकिन वास्तव में वहाँ विरोध नहीं होता दोस्तों, तो वहाँ कौन सा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार। इसके लिए आप ज़रूर हमारी अलंकार वाली वीडियो देखिए, बहुत हेल्प मिलेगी कल के पेपर में आपको। इसके अलावा दोस्तों अगर भाषा बोध में हम आ जाते हैं तो एग्जाम में देखिएगा 12 नंबर का आपको भाषा बोध आ रहा है दोस्तों, 12 नंबर का भाषा बोध, ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आ रहा है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। मुहावरे, लोकोक्ति, आपको इनका अंतर पूछ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न आ रहा है तो 3 अंतर बताइए, या फिर 2 मुहावरे दिए जाएंगे कि आप इनका अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। लोकोक्ति आ सकती है कि इनका अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 10th वालों को आज 2 मुहावरे दिए गए थे प्रयोग करने के लिए दोस्तों, बहुत सिंपल पेपर आया था, आप ध्यान रखिएगा। लोकोक्ति भी आपको 2 आ सकती है, तो तैयार करके जाइए पेपर, अभी टाइम है आपके पास। अगर आपने कोई बच्चे ऐसे इन्हें क्वेश्चन आंसर में बहुत टाइम दिया है, ध्यान रखिएगा पाठ के प्रश्न उत्तर बहुत कम आते हैं, 3-4 प्रश्न उत्तर आएंगे पाठ के, इसके अलावा नहीं आएंगे दोस्तों। तो आप ध्यान रखिएगा, ये पाठ के प्रश्न उत्तर जो आते हैं पेपर में वो इतने ज़्यादा नहीं आते हैं। आपको 3 या 4 जो है सिर्फ पाठ के प्रश्न उत्तर याद करना है, थोड़ा देख लीजिएगा। उसमें देखो बता दूं आपको कि अगर आपकी जो बुक है
वृत्तांत भाग 2, तो इसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है जिसमें या तो आपको यशोधर बाबू की चरित्र की विशेषता बताने को आ सकती है दोस्तों, वो ध्यान रखिएगा, या आपने जूझ कहानी पढ़ी तो केंद्रीय भाव आपको बताने को आ सकता है दोस्तों, सोंदेलकर जी के बारे में कुछ वर्णन करने को आ सकता है दोस्तों, दत्ताजी राव के बारे में बताने को आ सकता है दोस्तों, या फिर मोहनजोदाड़ो की सभ्यता के बारे में। बस ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों जो पेपर में आपको आ सकते हैं। इसके अलावा गद्य और पद्य खंड में से भी दोस्तों बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं जो आपको पेपर में लिखने को आएंगे। अधिकतर क्वेश्चन जो है ग्रामर पोर्शन में से आता है दोस्तों, जिनका इतिहास है, जो गद्य साहित्य की विधा है। तो अभी भी जो बच्चों ने मैक्सिमम टाइम लगाया क्वेश्चन आंसर याद करने में, कृपया अपना सुबह का समय वो इसमें ना व्यर्थ करें। आपने सब पढ़ के रखा है, ठीक है, अब से फोकस कीजिए आप रस, छंद, अलंकार, इसके अलावा गद्य साहित्य, लेखक परिचय, कवि परिचय, अच्छा गद्यांश और पद्यांश का भावार्थ जरूर पढ़िएगा। इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि जो हमारा पार्ट 1 और 2 है हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा, वो आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। उसमें से आपको हो सकता है कि एक आ जाए, ठीक है। बात सीधी सी थी, बात वाला आ सकता है, बातों की चूड़ी मर जाने का अर्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है दोस्तों, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक कैमरे में बंद अपाइज वाला, वो भी आपको पैराग्राफ आ सकता है दोस्तों। इसके अलावा आपको तुलसीदास जी की रचना में से आपको हनुमान जी वाला जो है पैराग्राफ हो सकता है, ठीक है दोस्तों। आपने पढ़ा है ना कि वो संजीवनी लेने जाते हैं जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, तो उस पार्ट में से लिया गया है दोस्तों। ध्यान रखिएगा संदर्भ में क्या लिखते हैं आप, संदर्भ जब लेखन होता है तो लिखते हैं प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, आपकी आरोह भाग 2 के काव्यखंड के पाठ का नाम लिखो से लिया गया है। उसकी कवि कौन है, जो कवि का नाम है वो लिखो दोस्तों। ये संदर्भ बन जाता है आपका। प्रसंग क्या होता है, उस पूरे पैराग्राफ का 1 या 2 लाइन में वर्णन कि उसमें क्या दिया हुआ है, तो वो प्रसंग होता है। उसकी पूरी व्याख्या ये 4 नंबर में आएगी दोस्तों। पद्य में से भी आएगी 4 नंबर की और गद्य में से भी 4 नंबर की आएगी दोस्तों। ये ध्यान से बिल्कुल फोकस रखिएगा आपको कि पेपर में यही आपको पूछा जाएगा दोस्तों। इसके अलावा देखिए मुहावरे, लोकोक्ति में अंतर बता रहा था कि मुहावरों के अंत में प्राय ना होता है, लोकोक्ति में अंत में ना नहीं होता है दोस्तों। मुहावरे जो होते हैं वो वाक्यांश होते हैं, लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य होती है। आग में घी डालना, है ना, 9 2 11 हो जाना, ये मुहावरे हैं। और लोकोक्ति कौन सी दोस्तों, अदकल गगरी छलकत जाए, या फिर नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये लोकोक्ति दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखिएगा। विशेषण क्या होता है, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम, है ना, राम बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान कौन है, राम, तो राम की विशेषता बता रहा है दोस्तों वो, तो विशेषण हो जाएगा। क्रिया क्या होता है, जो भी काम हम करते हैं, है ना, कोई भी एक्शन करते हो क्रिया होती है दोस्तों, वो क्रिया विशेषण भी पेपर में पूछते हैं। क्रिया विशेषण क्या होता है दोस्तों, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने बोला राम तेज दौड़ता है, तो राम दौड़ता कैसे है, तेज, दौड़ने को मॉडिफाई कर दिया, दौड़ने के बारे में बता दिया, तो वहाँ वो हो गया दोस्तों क्रिया विशेषण। आइए आगे बढ़ते हैं। तत्सम शब्द, ध्यान रखिएगा तत्सम और तद्भव शब्द ये भी आपको पेपर में आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो 10th का पेपर बना उसमें ग्रामर वाले क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं दोस्तों, तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा से सीधे लिए गए हैं, उसमें कोई बदलाव कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ना। आपको पता होगा हिंदी है, अंग्रेजी है, मराठी है, गुजराती है, कुछ भाषाएं, बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जहाँ पर वर्ड सीधे संस्कृत से लिए गए दोस्तों, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया। जो संस्कृत में भाषा है वही लिए गए। आपने सुना होगा ना कि संस्कृत बहुत सी भाषाओं की जननी है, माता के रूप में माना जाता है, क्योंकि संस्कृत के बहुत सारे शब्द बाकी भाषाओं ने हूबहू कॉपी कर लिए हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से डायरेक्ट लिए गए हैं उनमें किसी प्रकार कोई बदलाव वगैरह नहीं किया गया है दोस्तों, वो होते हैं हमारे तत्सम शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं दोस्तों, तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं लेकिन उन्हें डायरेक्ट नहीं लिया गया, उनको पाली या प्राकृत रूप में बदल के उसका उपयोग किया गया है ना। जो डायरेक्ट न लेते हुए पाली या प्राकृत रूप में कुछ बदलाव करके उसको अपनी अपनी भाषाओं में शामिल करा है दोस्तों, तो वो होता है तद्भव शब्द होता है दोस्तों। प्रत्यय क्या होता है दोस्तों, तो वे शब्दांश जो वाक्य के पीछे जुड़ के वाक्य में परिवर्तन कर देते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे वाला, दूध प्लस वाला दूध वाला बन गया, चाय प्लस वाला चाय वाला बन गया, ठीक है। सफल प्लस था सफलता बन गया दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा प्रत्यय क्या होते हैं, वे शब्दांश जो वाक्य के पीछे जुड़ के वाक्य में परिवर्तन कर देते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं दोस्तों। उपसर्ग क्या होते हैं, वे शब्दांश जो वाक्य के आगे जुड़ते हैं, वाक्य के आगे जुड़ते हैं और वाक्य में परिवर्तन कर, जैसे मैंने बोला जैसे एग्जाम्पल में कुछ भी ले लूँ, है ना, उपसर्ग बहुत सारे होते हैं। आपने मान लो अप ले लिया, आ ले लिया, आ प्लस जन्म, आ जन्म हो गया आपका दोस्तों, है ना। परा प्लस जय तो पराजय हो गया दोस्तों।
प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन हो गया दोस्तों। तो ऐसे शब्द जो आगे जुड़ते हैं उपसर्ग कहलाते हैं, पीछे जुड़ने वाले शब्द प्रत्यय कहलाते हैं दोस्तों। आगे क्षेत्रीय शब्द, कुछ क्षेत्रीय शब्द ऐसे होते हैं दोस्तों जो पर्टिकुलर किसी एक एरिया में बोले जाते हैं, एक क्षेत्र में। जैसे मध्य प्रदेश में कुछ शब्द बोले जाते हैं, मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन सी बोली बोली जाती है मध्य प्रदेश में, तो मालवी, भीली, निमाड़ी, बुंदेली। पेपर में कल आ सकता है 2 नंबर में, ध्यान रखना दोस्तों, भूलना मत, मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय शब्द, तकनीकी शब्द भी पूछ सकते हैं, रेडार, टेक्नोलॉजी, है ना, हाइड्रोजन, ये टेक्निकल शब्द है, तकनीकी शब्द पेपर में ये भी दोस्तों पूछते हैं आपसे। इसके अलावा परिवर्तन, आपको वाक्य परिवर्तन करने को आएगा दोस्तों। वाक्य आपको दिए होंगे और लिखा होगा इनको प्रश्नवाचक वाक्य में बदलो। देखो मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ और वाक्य के बारे में बताता हूँ, आपको समझ में जल्दी आएगा दोस्तों, ठीक है। आप मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, कॉपी में नोट कर सकते हैं आप उसको। एक मैंने सेंटेंस बोला, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ये कौन सा वाक्य दोस्तों, इसको बोलते हैं विधिवाचक, ठीक है, विधिवाचक वाक्य या विधान बोल सकते हैं आप। देखो अब मैंने इसको बोला कि आपको निषेधात्मक बनाना है, कौन सा बनाना है दोस्तों, निषेधात्मक मतलब निगेटिव। तो अपन क्या लिखेंगे, बच्चे नहीं खेल रहे हैं, बच्चे नहीं खेल रहे हैं, नहीं लगाने से वो क्या बन गया, निषेधात्मक। मान लो एग्जाम में बोला आपको प्रश्नवाचक बनाना है, तो क्या बोलोगे आप, क्या बच्चे खेल रहे हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाओगे दोस्तों, ठीक है। क्या बच्चे खेल रहे हैं, लास्ट में क्या आएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क आएगा। मैंने बोला आपको बनाना है आज्ञावाचक, तो अपन ऑर्डर देंगे, बच्चों तुम खेलो, है ना, या बच्चों खेलो, ये क्या बन गया, आज्ञावाचक, है ना। संदेहवाचक क्या होगा, संदेह जब डाउट हो, शायद बच्चे खेल रहे हैं, शायद डाउट है अपने को, तो संदेहवाचक हो गया। अब संकेतवाचक क्या होता है दोस्तों, संकेत जहाँ पे पहले शब्द पे दूसरा शब्द डिपेंड करता है ना। अगर बच्चे जल्दी आ गए होंगे तो खेल रहे होंगे, यहाँ पर क्या है, पहला शब्द दूसरे पर डिपेंड करता है, संकेतवाचक हो गया, ठीक है। और विस्मयादि बोधक, ओह बच्चे खेल रहे हैं, या वाह बच्चे खेल रहे हैं दोस्तों। और विस्मयादि बोधक में दोस्तों एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, एक पुण्य विराम के नीचे बिंदु, ठीक है, पता होगा आपको ये। तो ये आपको वाक्य परिवर्तन करने को आ सकते हैं, या फिर सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलो। जैसे बच्चे खेल रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं, तो और लगा जोड़ दिया, बच्चे पढ़ रहे हैं और खेल भी रहे हैं, ठीक है। और मिश्रवाचक में क्या होता है, पहले वाक्य में ऐसा होगा तो वैसा होगा, आज बारिश होती तो हम नहीं आते, ये मिश्र वाक्य होता है। हम नहीं गए सरल वाक्य, है ना, बारिश होती है और हम नहीं जाते हैं, ये संयुक्त वाक्य होता है। और मिश्र, जब बारिश होगी तब हम नहीं जाएंगे, ये मिश्र वाक्य होता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, इनमें अंतर अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो प्लीज़ एक बार इसको पढ़ ले। संयुक्त वाक्य में या तो और या किंतु लगाते हैं हम, और मिश्र वाक्य में पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य डिपेंड करता है, और सरल वाक्य बिल्कुल सिंपल विधानवाचक वाक्य जैसा होता है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा हम देखें निपात शब्द क्या होते हैं दोस्तों, तो निपात शब्द वो शब्द होते हैं जिनका उपयोग हम भावनाओं पर जोर देने के लिए करते हैं। जो हम भाव प्रकट करते हैं, जो वाक्य के द्वारा हम भाव को प्रकट करते हैं, उस वाक्य के भाव पर जोर देने के लिए जिन शब्दों का उपयोग करते हैं उसे निपात शब्द कहते हैं दोस्तों। पेपर में आ सकता है ये, फिर बोल रहा हूँ, जो बात मैं बोल रहा हूँ कॉपी में नोट करते चलो और ध्यान से सुनो और याद रखने की कोशिश करो। अगर आपको लिखना नहीं है दोस्तों तो इस वीडियो को एक बार और सुन लेना, ताकि ये आपको बिल्कुल पक्के दिमाग में रहे। मैं गारंटी बोल रहा हूँ पेपर में बहुत सारा इसमें से पूछा जाएगा दोस्तों। आगे बताया संक्षेपण क्या होता है दोस्तों। संक्षेपण मतलब एक बड़े पैराग्राफ को छोटे में लिखना। संक्षेपण क्या होता है दोस्तों, एक बड़े पैराग्राफ का 1/3 होता है। कितना होता है, 1/3, 1/3, ठीक है, ध्यान रखना। संक्षेपण जो होता है एक बड़े से पैराग्राफ का 1/3 होता है। आगे राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा में अंतर पेपर में ज़रूर पूछा जा सकता है आपको दोस्तों कि राज्यभाषा और राष्ट्रभाषा क्या होती है। राज्यभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज और राष्ट्रभाषा मतलब नेशनल लैंग्वेज, ठीक है दोस्तों। राज्यभाषा वो होती है जहाँ से किसी देश के अंदर होने वाले सारे सरकारी काम काजों की भाषा, किसी देश में होने वाले सरकारी काम काजों की भाषा को राज्यभाषा कहते हैं। और राष्ट्रभाषा क्या होती है दोस्तों, किसी एक देश में अगर एक ही प्रकार भाषा का उपयोग होता है हर कामों के लिए, या उस देश में उसी प्रकार की भाषा बोली जाती है बस, इसके अलावा कोई दूसरी भाषा नहीं बोली जाती, वो होती है राष्ट्रभाषा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है दोस्तों, है ना, क्योंकि भारत जो है आपने पढ़ा होगा विविधताओं का देश है, यहाँ पर सभी भाषाओं का सम्मान होता है, इसलिए कोई भी राष्ट्रभाषा हमारे यहाँ की नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो पहला पॉइंट बता दिया। दूसरा, राज्यभाषा को इंग्लिश में कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज और राष्ट्रभाषा को कहते हैं नेशनल लैंग्वेज। ध्यान रखिएगा, पेपर में ये दोनों का अंतर आपको पूछ सकते हैं दोस्तों।
इसके अलावा 3 नंबर का आपको पठित गद्यांश या पद्यांश आएगा, जिसमें आपको लाइन दी रहेगी और उसमें से आपको आंसर ढूंढ के लिखना है दोस्तों। पत्र लेखन, पत्र आपको देखिए लाउड स्पीकर पे जो है वो आ जा चुका है पेपर में 10th वालों के, हो सकता है कल नहीं आए, और मित्र को बधाई संदेश भी आ चुका है, वो भी नहीं आए दोस्तों। ध्यान रखिएगा आपको पढ़ना कौन से है। इसके अलावा तो या तो आप चोरी की समस्या के लिए पुलिस अधिकारी को पत्र लिखेंगे, वो पढ़ना है आपको। इसके अलावा या तो आपको सफाई कर्मचारी के बारे में शिकायत करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना है पत्र, वो आ सकता है दोस्तों आपको। इसके अलावा आपको एक पत्र और आ सकता है पोस्ट मास्टर की शिकायत करने के लिए, सॉरी पोस्टमैन की शिकायत करने के लिए पोस्ट मास्टर को, डाकिये की शिकायत करने के लिए ना, डाक अधिकारी को। इसके अलावा मैं अगर इसी में और मैं बात करूं तो मित्र को बधाई संदेश आ चुका है, तो मित्र को अपनी बहन की शादी में बुलाने के लिए पत्र आ सकता है। मित्र को गर्मी की छुट्टी के बारे में बुलाने के लिए पत्र आ सकता है दोस्तों कि आपके समर वेकेशन आने वाले हैं, तो मित्र को बुलाइए आप अपने यहाँ पर। या फिर आपको ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं दोस्तों कि आपके पिताजी को परीक्षा की तैयारी के बारे में बताइए, या मित्र असफल हो चुका है दोस्तों तो उसकी असफलता के बारे में समझाइए उसको, और उसको आगे और पढ़ने के लिए मोटिवेट कीजिए, है ना। ये आपको पत्र पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, नहीं पढ़ा एक बार पढ़ के जाइएगा। हिंदी में पत्र याद नहीं करते दोस्तों, फॉर्मेट ध्यान रखिएगा। पत्र में ऊपर पता आता है दोस्तों जिसको लिख रहे हैं उसके बारे में, फिर विषय, फिर पूरी व्याख्या, और लास्ट में धन्यवाद और सब रूपरेखा में ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कैसे लिखते हैं पेपर में। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना रूपरेखा हिंदी में कैसे लिखते हैं, पत्र का भूलना मत। इसके अलावा दोस्तों अगर आप किसी नॉर्मल भाई बंधु को लिख रहे हैं तो बहुत आसान है। आपको ये बॉक्स जैसे आपका पूरा पेज बना हुआ है दोस्तों, ये आपका क्लास का होता है, तो यहाँ के पत्र पूरे पेज पे लिखना है आपको। यहाँ पर आपने डाला आपका पता, एड्रेस डाल दिया आपने दोस्तों, ठीक है, दिनांक डाल दी। यहाँ पे आप लिख देते हैं प्रिय मित्र नमस्ते, कल ही तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, मुझे जानकर प्रसन्नता हुई, पूरा आप लिख देंगे डिटेल में दोस्तों। एक लाइन नीचे छोड़ के आप लिखेंगे माता पिता को चरण स्पर्श और छोटे भाई बहन को स्नेह, तुम्हारा प्रिय मित्र। पिताजी को लिखने का फॉर्मेट भी यही होता है दोस्तों। लेकिन अगर अपन यही पत्र किसी अधिकारी को लिख रहे हैं तो पता आएगा, दिनांक आएगी, फिर श्रीमान अधिकारी महोदय उनका डेजिग्नेशन, फिर हम विषय लिखते हैं दोस्तों, और विषय के बाद में हम पूरा लिखते हैं। ये बहुत लंबा, इसमें क्या होता है जब हम भाई को लिखते हैं, दोस्त को लिखते हैं, पिताजी को लिखते हैं तो उसमें विषय भी नहीं आता दोस्तों, और ये सेवा में श्रीमान महोदय ये सब भी नहीं आता दोस्तों, ठीक है। ये गलती मत करना। एड्रेस दिया है आप लिखो, बिल्कुल लिखो, दिनांक दी दिनांक भी लिखो, आपको एड्रेस भी लिखना है दोस्तों, दिनांक भी लिखना है, लेकिन ये विषय और ये नहीं लिखना है। इसके अलावा निबंध या अनुच्छेद, तो 10वीं में भी अनुच्छेद आया था दोस्तों 10th क्लास के लिए आज के पेपर में, तो आपको भी अनुच्छेद कल के पेपर में आ सकता है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद कुछ और नहीं होता, जो निबंध याद कराया ना आपने, निबंध में आप रूपरेखा लिखते हैं। जैसे मान लो प्रदूषण आया तो आप क्या लिखते हो उसके बारे में, प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, उसके प्रकार, उसके कारण, उसके निवारण और उपसंहार। तो ये आप पहले रूपरेखा के पॉइंट लिखते हो, फिर उनको डिस्क्राइब करते हो। लेकिन अनुच्छेद में क्या होता है, डायरेक्ट आपको डिस्क्राइब करना है, पॉइंट नहीं लिखना है। पैराग्राफ बना दीजिए आप, 3 4 5 पैराग्राफ में डिस्क्राइब कर दो, वो अनुच्छेद पूरा हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो मैंने आपको नीचे की तीनों समझा दिए, ये पूरा मैंने भाषा वो समझा दिया आपको होता क्या है। काव्य बोध की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, फिर भी आपको जानकारी दे दी होता क्या है। वृत्तांत भाग के प्रश्न उत्तर बता दिए कौन कौन से आ सकते हैं। विभक्ति है, अभिव्यक्ति और माध्यम में से आपको मैंने कुछ क्वेश्चन बता दिए 2 नंबर में पूछे जाने वाले, इनके ऑब्जेक्टिव जरूर आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा गद्य खंड में मैंने बता दिया गद्य की प्रमुख विधाएं कौन कौन सी होती है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग के बारे में आपको बता दिया दोस्तों। लेखक परिचय में लिखा चुका हूँ ऑलरेडी। गद्यांश आपको आपकी किताब में से ध्यान रखना है और ध्यान से पढ़ना है कि गद्यांश कौन कौन से हैं। गद्यांश की लाइन ध्यान रखो, पाठ के नाम ध्यान रखो, उसके कवि या लेखक कौन है वो नाम ध्यान रखो दोस्तों, ठीक है। इसमें से महादेवी वर्मा वाले, जिनेंद्र कुमार वाले, इन सब के जो है पाठ 1000% इनकी जरूर ध्यान रखना कि लाइंस कौन कौन सी है और संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना जरूरी है। यहाँ पर भी तुलसीदास जी वाला, हरिवंश राय बच्चन, रघुवीर साहब, कुंवर नारायण, इनके पाठों की जो लाइंस है जिससे आप पहचान पाओ कि इसी पाठ का है, वो फोकस करके जाना दोस्तों। इसके अलावा मैंने आपको पद्य साहित्य का पूरा बता दिया दोस्तों, ठीक है। इसमें आपको छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता ये करना है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी। छायावाद में देखो दोस्तों, ध्यान रखना कि जो छायावाद होता है उसमें क्या है, प्रकृति के बारे में रचनाएं हुई है दोस्तों। छायावाद का स्तंभ किसे माना जाता है, प्रसाद, पंत और निराला, ये बता चुका हूँ पहले भी मैं। प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद, पंत मतलब सुमित्रानंदन पंत और निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस युग में प्रमुख अलंकार का बोले तो मानवीकरण अलंकार छायावाद का प्रमुख अलंकार है। इसकी विशेषता भी होगी दोस्तों, और इसके बता दिया मैंने क्या होता है दोस्तों, कवि के नाम बता दिया आपको ऑलरेडी। इसके अलावा आपको एक और पढ़ना है प्रगतिवाद और नई कविता। प्रगतिवाद और नई कविता ये आपने नहीं पढ़ा हो तो इनकी 2-2 विशेषता जरूर पढ़ लेना। कितनी दोस्तों, सिर्फ 2-2 विशेषताएं।
2 विशेषता प्रगतिवाद की, 2 विशेषता नई कविता की। इसको डिस्क्राइब नहीं करना है, सिर्फ आपको उसकी 2 विशेषताएं ध्यान रखना है। डिस्क्राइब करने को नहीं पूछा आपसे। 2 नंबर में आएगा, आपको 2 लाइन लिख के आना, उसके बारे में आपको नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा सिर्फ पद्य साहित्य में ध्यान रखिएगा, भक्ति काल, रीति काल, वीर गाथा काल, आधुनिक काल। तो भक्ति काल में ध्यान रखना, भक्ति भावना की प्रधानता थी। इस युग में जो कवि थे ये तुलसीदास जी हैं, तो उन्होंने प्रभु आराध्य श्री राम के बारे में लिखा, सूरदास जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के बारे में लिखा दोस्तों, है ना, ये ध्यान रखना है। रीतिकाल की बात करूं तो इस काल में कवि राजशाही होते थे, राजा के दरबार में लेकर रचना करते थे, राजा की प्रशंसा में गुणगान करते थे, और प्रमुख रस था श्रृंगार रस। ठीक है। वीर गाथा काल की बात करूं तो इस काल में कवि जो होते थे वो युद्ध घटना, युद्ध स्थलों का वर्णन करते थे अपनी कहानियों में। इसका उदाहरण क्या है, पृथ्वीराज रासो, जो लिखा किसने, चंद्रवरदाई ने दोस्तों। और इस काल में वीर रस की प्रधानता थी, किसमें, वीर गाथा काल में। इसी को हम आधुनिक काल, आदि काल के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। वो चौथा है आधुनिक काल, वो आप पढ़ सकते हैं आगे। तो ये मेन है, भक्ति काल, रीति काल, वीर गाथा काल। भक्ति काल आज पेपर में आ चुका है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है रीति काल, और वीर गाथा काल को आदि काल भी कहते हैं दोस्तों। इनकी 2 विशेषताएं, सिर्फ 2 विशेषता करना है दोस्तों। फिर छायावाद, प्रगतिवाद और नई कविता, इनकी 2 विशेषता आपको करना है दोस्तों। आप आसानी से इनको कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको निबंध, कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास के अंतर सही समझा दिए हैं, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। वृत्तांत वाले क्वेश्चन बता दिए हैं कि आपको यशोधर बाबू वाला करना है दोस्तों। जूझ कहानियों के बारे में छोटी व्याख्या पढ़ना है आपको। दत्ताजी राव की विशेषता पढ़ना है दोस्तों। इसके अलावा आपको आनंदा के गुरु जो है सोंदल गायकर, उनके बारे में पढ़ना है दोस्तों। ठीक है। ये बात टेढ़ी सी क्यों हो गई, हरिवंश राय बच्चन की 2 रचनाएं, दोनों आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों करना है दोस्तों। इनके बारे में क्वेश्चन आंसर आप एक बार पढ़ लेना, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा बड़े नहीं आएंगे दोस्तों। फिर भी मेरा कहने का मतलब ये है कि आप फोकस कहाँ पे करें, भाषा बोध पे, तत्सम तत्सम शब्द की विशेषता पढ़ें, उपसर्ग प्रत्यय के बारे में पढ़ें, क्षेत्रीय शब्द, तकनीकी शब्द नहीं याद करे हो तो अभी याद कर लें। वो 3 सिर्फ नाम याद करना है आपको। विलोम शब्द, निपात शब्द क्या होता है, राज्य भाषा, राष्ट्रीय भाषा नहीं कराओ, कर लेना दोस्तों। ये अलंकार के उदाहरण जरूर कर लेना, 2-2 नंबर में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। आपसे 2 आएंगे, रस और अलंकार और में आ सकते हैं, अलंकार और में आ सकता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यही आपका पूरा पैटर्न है जो आपको 80 नंबर का पेपर में करना है। एक आपको विज्ञापन लेखन भी आ सकता है, जो मेरे इसके पहले क्लास 10th के लिए मैंने आज वीडियो डाला था, इसके पहले दिख जाएगा, क्लास 10 का वीडियो डाला हुआ है दोस्तों। उसमें मैंने आपको विज्ञापन लेखन और संवाद लेखन बताया है कि संवाद लेखन क्या होता है। आपको भी पेपर में संवाद लेखन आ सकता है दोस्तों। क्लास 10th में संवाद लेखन आया था। संवाद क्या होता है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दूं कि संवाद होता क्या है। यहाँ देखिए जगह है अपने पास। संवाद क्या होता है दोस्तों, एक टॉपिक दिया है आपको और बोला है कि 2 मित्रों के बारे में संवाद लिखना है। मान लो आपको दिया है कोविड के बारे में, कोविड-19 कोरोना के बारे में 2 मित्र में संवाद चल रहा है। तो अपने को संवाद क्या होता है दोस्तों, मान लो पहले मित्र का नाम है मोहन, तो मोहन बोलेगा कि अरे कोरोना महामारी कब समाप्त होगी, ये प्रश्न पूछा है उसने, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। इनका मित्र सोहन फिर बोलेगा हाँ मित्र, मैं भी यही सोच रहा था। फिर वापस से मोहन कुछ बोलेगा, फिर सोहन कुछ बोलेगा, फिर मोहन कुछ, सोहन कुछ, ऐसे आपको ये एक पेयर बन गया। इसे 4 पेयर बनाना है दोस्तों, 4 पेयर, 2 मित्रों के बीच में बातचीत करना है, 4 पेयर। या आप बातचीत अपने हिसाब से लिख सकते हो दोस्तों, लेकिन ध्यान रखना अपनी बोलचाल की भाषा में नहीं, हिंदी की भाषा में, है ना। कुछ बच्चे अरे, तूरे, ऐसा वैसा, ऐसे कुछ शब्दों का उपयोग नहीं करना है। आपको हिंदी भाषा में अच्छे वाक्य बनाना है, 2 वाक्य अच्छी तरीके से लिखना है दोस्तों। ये बहुत आसान है। आपको संवाद लेखन के नंबर बोनस मिलेंगे, बोनस। संवाद लेखन मतलब पॉइंट दिया रहेगा, बस आपको पता रहेगा कि संवाद किस बारे में लिखना है। आपको बस 2 मित्रों की बातचीत लिखना है, इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, या आपको बोला कि आपके और आपके पिताजी के बारे में बात लिखना है, तो एक तरफ लिखोगे पिताजी, एक तरफ आपका नाम, फिर पिताजी, फिर आपका नाम, पिताजी, फिर आपका नाम, तो ये पूरा संवाद बन जाएगा दोस्तों। आई होप संवाद लेखन समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो आपको प्रश्न बैंक परीक्षा बोर्ड अध्ययन सब में दिया है, किताब में दिया है। संवाद लेखन होता क्या दोस्तों, आप पहाड़ी पढ़ते हैं तो लिखा होता है ना, राम ने ऐसा कहा, मोहन ने ऐसा कहा, सीता ने ये कहा, रमेश ने वो कहा, ये संवाद लेखन होता है दोस्तों। इसके अलावा एक आपको विज्ञापन लेखन भी आ सकता है। देखिए विज्ञापन आपको पता है, आपने इंग्लिश के पेपर में पोस्टर बनाया था ना दोस्तों, पोस्टर वैसा ही बनता है विज्ञापन।
या टू सेल का विज्ञापन बनाया था, अपन एडवर्टीजमेंट बनाया था विज्ञापन, वैसे यहाँ पे आपको आ सकता है विज्ञापन बनाने को। बहुत सिंपल सा, मान लो आपको मैंने बोला कि आपको एक पुस्तक के लिए विज्ञापन बनाना है, तो विज्ञापन कैसा होता है दोस्तों, एक बॉक्स बनाया आपने और मैंने बोला है आपको यह मेरी स्टेशनरी की शॉप है, क्या की दुकान है, स्टेशनरी के लिए। तो मैं क्या लिखूँगा, मान लो मैंने लिखा इंदौर, सॉरी हिंदी में लिखना है दोस्तों, मैंने लिखा मान लो इंदौर स्टेशनरी, है ना। यहाँ पे स्टेशनरी की अब डायग्राम बना रहा हूँ दोस्तों मैं, तो मैं यहाँ चाहूँ तो एक पेन बना सकता हूँ दोस्तों, ठीक है, एक कॉपी बना सकता हूँ ऐसी खुली सी, ठीक है। यहाँ आप चाहें तो कुछ भी रबर, इरेजर, शार्पनर, जो आपको थोड़ा बहुत डायग्राम बनाना आता है दोस्तों, आप थोड़ा बहुत बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपकी स्टेशनरी का दुकान। यहाँ आप लिख दिए 40% ऑफ, 50% छूट, है ना। यहाँ पे सीमित समय के लिए, सीमित समय, यहाँ पे लिखेंगे इंदौर की विश्वसनीय, इंदौर की विश्वसनीय, या भोपाल की विश्वसनीय। यहाँ आप लिखेंगे संपर्क करें, यहाँ मन से कुछ भी मोबाइल नंबर 0000, है ना, 1000000 मोबाइल नंबर लिख दिया। यहाँ पे आप जो भी आपको टैगलाइन लिखना हो, श्री गणेशाय नमः लिख दो, भले ही को बहुत से लोग भगवान के भक्त लिखते हैं ना। विज्ञापन में आप सब लिख सकते हो, कॉपी में कुछ, विज्ञापन जो है ना उसी के बॉक्स में लिखेंगे, बोर्ड एग्जाम में कॉपी में मत लिख देना दोस्तों, ठीक है। तो ये होता है विज्ञापन लेखन। आपको स्टेशनरी के बारे में आए, आपको हेलमेट के बारे में आया, तो आप हेलमेट बना दीजिए, कोई भी नाम मन से दीजिए हेलमेट का, उसके बारे में डायलॉग लिखिए। जैसे हेलमेट का आता है तो आप क्या लिखेंगे, विश्वसनीय हेलमेट, है ना, ऊंची गुणवत्ता वाला, है ना, रहिए सतर्क और अपने परिवार को रखिए सुरक्षित, पहनिए हमारा हेलमेट, ऐसा कुछ भी आ सकता है आपको दोस्तों हेलमेट के बारे में। या फिर आपको मैंने बोला कि एक विज्ञापन बनाना है आपको घड़ी के बारे में, तो आप बीच में घड़ी बना दीजिए, वो लिखिए घड़ी का नाम कुछ भी, है ना, राजकुमार घड़ी, है ना, इसे पहनिए और अपना वक्त बदल लीजिए, ऐसा कुछ भी आपको एक अच्छा डायलॉग लिखना है। यहाँ पर लिखना है छूट है, 50% ऑफ है, पता लिखना है। तो आपको विज्ञापन लेखन भी आ सकता है, जो आपको इंग्लिश के पेपर में भी आ चुका है। आपको अनुच्छेद लेखन तो मैंने पता है कि बता दिया कि जैसे निबंध लिखते हैं वैसे अगर पॉइंट हटा दो तो अनुच्छेद बन जाता है पैराग्राफ में। संवाद लेखन बता दिया है आपको, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं दोस्तों। और कुछ जो मैं आपको ओरली बताए हैं वो प्लीज़ याद से देखें। जिस बच्चों की वीडियो छूट गई है वो पीछे वापस जाएं, जो क्वेश्चन मैंने बोले उसको नोट करें, वो कॉपी में एक बार ज़रूर पढ़ें। ध्यान रखिएगा, फिर बोल रहा हूँ आपको, हरिवंश राय बच्चन, कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, इन तीनों के बारे में ज़रूर, इनकी दो दो रचनाएं, इनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं वो ज़रूर पढ़ना है दोस्तों। फिर महादेव वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी और फणीश्वर नाथ रेणु, इनकी भी आपको दो दो रचनाएं अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। और इनकी क्या विशेषता है, इनके जो रचनाएं लिखी है, या फिर इनकी भाषा शैली पढ़ लेना दोस्तों। कुछ ना कुछ पढ़ के जाना दोस्तों। अगर आपने कला पक्ष भाव पक्ष पढ़ा तो आप वो लिख दो उसके अंदर, आपने भाषा शैली याद करी तो आप वो लिख सकते हो साहित्य विशेषता के अंदर, ठीक है। रचनाएं ध्यान रखना बस, भाव पक्ष कला पक्ष भी आप साहित्यिक विशेषताओं में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ठीक है। बस याद रखिएगा, पाठ के जिसने अभी तक भी राइटरों के नाम नहीं याद करे हैं याद कर लो, इंपॉर्टेंट। देखो इंग्लिश में भी मैंने बताया था कि एक्सटेक्ट में आपके नंबर अच्छे आए होंगे दोस्तों। वैसे यहाँ भी ध्यान रखिएगा, गद्यांश पद्यांश के बोनस नंबर है, आपको पैसेज का ऑलरेडी पद्यांश आएगा और आपको बस देख के लिखना है दोस्तों, बहुत आसान है आपके लिए, है ना। अनसीन पैसेज भी आएगा आपको, सीन पैसेज भी आएगा, जैसे इंग्लिश में आया था वैसे ही आपको लिखना है पेपर। तो बहुत आसान है दोस्तों, आप बहुत ही आसानी से हिंदी के पेपर में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जो जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं, छायावाद, भक्तिवाद, रीतिकाल, आधुनिक काल, वीरगाथा काल, इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता, इन सबकी विशेषता दो दो, सिर्फ दो दो पढ़ना है दोस्तों, ज़्यादा नहीं, ना 4 ना 5 ना 6, सिर्फ दो दो विशेषताएं पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। तो पेपर के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट दोस्तों। सभी को मैं कहना चाहता हूँ स्पीड थोड़ी सी मेंटेन रखिएगा, क्योंकि हिंदी को लिखने में थोड़ा समय लगता है, पर इसका मतलब नहीं आप राइटिंग बिगाड़ लेंगे दोस्तों। पेपर कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको सिखाया था, प्रश्न बिल्कुल बीच में लिखना है आपको दोस्तों, है ना। प्रश्न क्रमांक देखिए, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, हो सकता है कुछ दोस्तों ने मेरे वीडियो नहीं देखी हो, तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम लेके बताता हूँ कि देखिए बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी होती है दोस्तों, ये कॉपी होती है दोस्तों, ये रेड मार्जिन में कुछ नहीं लिखना है दोस्तों। यहाँ से जो नीचे लाइन होती है यहाँ से लिखना शुरू करना है आपको। यहाँ आपको बीच में लिखना है प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर,
ये प्रश्न क्रमांक 1 जो लिख रहा है बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, कोई भी काटा बेटी यहाँ पर नहीं करना है। आप 1 को 2, 2 को 4 नहीं बनाओगे, ठीक है। जो उत्तर है, मान लो पहले ऑब्जेक्टिव का उत्तर है ब वाला, तो आप ब लिखोगे, और ब पे मान लो लिखा है आपने अवधि भाषा, तुलसीदास जी की भाषा कौन सी है, अवधि, तो अवधि लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन का मान लो आंसर स है कि मान लो उन्होंने आपसे पूछा कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो आपने बोला ऑप्शन स महादेवी वर्मा को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव पूछेंगे तो आपको ऐसी पहले का ब उत्तर है तो ब लिखो, उसका पूरा उत्तर लिखो, पूरा खत्म हो जाए, लाइन खींचो, अगला प्रश्न लिखो। ध्यान रखिएगा यहाँ पर काटापीटी नहीं करना है, यहाँ भी कुछ नहीं, वो प्रश्न क्रमांक बिल्कुल पेज के बीच में लिखना है दोस्तों। अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा और विश्वास कीजिएगा, ठीक है। अभी अभी हमने चैनल शुरू किया, इसके पहले मुझे 8 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का दोस्तों, इसलिए पूरे अनुभव से बता रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना हो तो आप बिल्कुल हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो नहीं छूटे। और जो मेरे कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनको तो मैं खैर अकाउंट, BS और इकोनॉमिक्स के पेपर में वापस से मिलूंगा, लेकिन जो मेरे PCM वाले बच्चे हैं या PCB वाले बच्चे हैं वो भी अगर चाहते हैं इंग्लिश और हिंदी को इम्प्रूव करना तो वो आपके एग्जाम के बाद मुझसे ज़रूर कांटेक्ट में रहें, हम ज़रूर मिलेंगे। और मैं आपकी इंग्लिश और मैथ्स को भी इम्प्रूव कराने के लिए कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में या आपके आने वाले फ्यूचर में बहुत काम आएंगी दोस्तों आपके। तो मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट, कल के पेपर को बहुत अच्छे से कीजिएगा और हमारे चैनल को, इंदौर की पाठशाला को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड नाइट। आपसे मिलते हैं हम अगले पेपर की तैयारी में। ऑल द बेस्ट।